नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है इच्छा से गुलाम। ये कहानी मालगुडी की कहानियों पर आधारित है और इसके लेखक श्री R.K. नारायण जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। घर में कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। कोई ये भी नहीं जानता था कि आया के अलावा भी उसका कोई और नाम है। बच्चों में कोई भी ये नहीं जानता था कि परिवार में वह कब आई थी। जब वह आई थी तब सबसे बड़ा बच्चा 6 महीने का था। अब वह 17 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद 5 बच्चे थे। सबसे छोटा 4 साल का था। हर बच्चे के साथ आया फिर अपना बचपन शुरू कर लेती थी। उनके साथ तब तक उनकी उम्र की बराबरी करती जब तक वे बड़े होकर आगे न बढ़ जाते और उसे पीछे छोड़ देते। फिर वह नए बच्चे के साथ उसकी उम्र पर वापस आ जाती और उसके साथ आगे बढ़ने लगती। कहा जा सकता है कि जिस उम्र तक वह आगे जा सकती थी वह 6 वर्ष थी। अगर वह इस सीमा को तोड़ती तो बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती थी। उदाहरण के लिए वह नौकरों को दुनिया में, जिनमें एक रसोइया, एक माली, एक सहायक, 2 नौकर और एक नौकरानी थे, बहुत अजीब महसूस करती। उनकी बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और जो भी बातें वह करती सब अपने मालकिन को जाकर बता देती थी। मालिक को एक दफ़ा मालिक के बारे में उसने जो राय व्यक्त की थी उसके कारण नौकरी से हाथ धोने की नौबत आ गई थी, क्योंकि आया ने यह बात जाकर मालकिन को बता दी थी कि नौकरों की दुनिया में उसे कोई पसंद नहीं करता था। वह वक्त का हिसाब भी रखती थी और कोई देर से आता तो उसकी नज़र से बच नहीं सकता था। जब कभी वह किसी को देर से आते देखती तो इतनी जोर से चीखती कि मालकिन को सुनाई पड़ जाता और उस पर जुर्माना ठुक जाता। ये काम उसने खुद ही अपना लिया था और वह घर पर बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर पर भी नज़र रखती थी। वह हर रोज़ सवेरे आता और बच्चों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाया करता था। आया मास्टर जब तक पढ़ाता उसके इर्द गिर्द घूमती रहती, क्योंकि उसे डर लगता था कि वह बच्चों से मारपीट न करे। सब टीचर उसे दुश्मन लगते थे और स्कूल जेलें लगती थी। उसका विश्वास था कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजकर अच्छा नहीं करते। उसे याद था कि कैसे उसके 2 बच्चे जो अब बाबा बन चुके थे, जब स्कूल से घर आते तो उससे 3 पैसे मांगते और एक मलहम मंगाते। ये मलहम वे अपने बदन पर लगाते जिससे उनकी खाल अगले दिन बेत खाने के लिए तैयार हो जाए। बच्चे बताते थे कि स्कूल का टीचर ही ये मलहम लगाने की सलाह देते थे और यह एक तरह से पढ़ाई का ही हिस्सा था। 1-2 दफ़ा उसने पूछा भी था, तुम वहाँ बेत खाने के लिए खड़े क्यों हो जाते हो? हमें यह करना पड़ता है, लड़कों ने जवाब दिया था। यह हमारी पढ़ाई का ही हिस्सा है। शायद टीचरों को तब तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलती जब तक वे हर रोज़ बच्चे को कोई बेत ना मार ले। बुढ़िया को अध्यापकों के बारे में इससे ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह ट्यूटर के पढ़ाते वक्त पूरी निगरानी रखती थी। अगर वह ज़रा जोर से भी बोलता तो वह एकदम कहती, इन फूल से बच्चों पर कोई ज्यादती मत करना, ये आम बच्चे नहीं हैं। इनके साथ अगर कुछ करोगे तो मालिक तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, समझ लेना। उसने जो काम खुद अपने सिर पर उठा रखे उनमें से एक काम ये भी था कि नान बाई का लड़का लॉन पर साइकिल न चलाए, अखबार वाला नर्सरी में अखबार न फेंके, दोपहर को नौकर सोने न चला जाए। वह मेहमानों की देखभाल भी करती थी, उनके कपड़ों को उठाती, धरती और जब धोबी आता उन्हें धोने के लिए पकड़ा देती। और इन सब के अलावा जब घर के सब लोग बाहर चले जाते तो दरवाजे पर ताला लगाकर सामने पहरेदार की तरह बैठी रहती। ये सब उसके मुख्य काम नहीं थे, जिस काम के लिए उसे 2 दफ़ा रोज खाना, 30 रुपये महीना और साल में 3 साड़ियाँ मिलती थी। इसमें वे दिन भर 12 घंटा व्यस्त रहती थी। सवेरे 6 बजे राधा, सबसे छोटी बच्ची, ऊपर के सोने वाले कमरे से चिल्लाती, आया आया, और आया सब काम छोड़कर बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागती, क्योंकि जब तक वह पहुँच न जाती राधा की पुकार बंद नहीं होती थी। और जब आया उसकी चारपाई पर पहुंचकर खेलती और पूछती, राधा कहाँ थी अब तक? बिटिया यहीं तो थी तुम्हारे पास, सारी रात तुम मेरे पास ही थी। हाँ और क्या, तुम सो रही थी या बैठी थी? राधा ने पूछा। अरे मेरी राधा बिटिया,
सो रही हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं चाकू हाथ में लिए बैठी रही। अगर कोई बुरा आदमी आता तो मैं उसकी गर्दन काट लेती। चाकू दिखाओ, कहाँ है? उसे तो मैं नीचे रखा ही हूँ। मुझे वे चाकू जरूर दिखाना। अरे बच्चे थोड़ी ना चाकू देखते हैं। जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी, इतनी लंबी कि अलमारी का ताला छू सको, तब देखना चाकू। तुम कितनी बड़ी होना चाहोगी? इतनी कि अलमारी तक पहुँच सकूँ, तब मैं खुद बिस्कुट ले सकूँगी। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुम सवेरे देर तक सोती रहोगी तो लंबी नहीं होगी। जल्दी उठो, हाथ मुंह धोकर दूध पियो, तो देखना कितनी जल्दी बड़ी होती हो। राधा ने आया से दूध का गिलास मांगा। दूध का गिलास पीकर वे बगीचे की ओर दौड़ जाती है। कभी कभी आया थैली में से तंबाकू निकालती और उसकी एक चुटकी मुंह में डाल लेती। तो राधा पूछती, ये तुम क्या खा रही हो? ये सरदर्द की दवा है, मैंने इसे स्टेशन से खरीदा था। क्या वहाँ दवा की दुकान है? राधा ने पूछा। हाँ है। यह कहकर वह फूलों की झाड़ी की ओर इशारा करती है। राधा झाड़ी को देखकर कहती, डॉक्टर साहब, आया को सिरदर्द की अच्छी दवा देना, उसे बहुत तकलीफ होती है। इस प्रकार राधा और आया डेली खेलते रहते और ये खेल जब तक चलता जब तक राधा थक कर सो ना जाती। 3 महीने में एक दिन आया अपने बालों में तेल डालती, कंघी करती, साफ सुथरी साड़ी पहनती, सबको नमस्कार करती और सायदा पेट जाती। यहाँ उसका घर था। इतनी दूर उसके घर होने का सबूत हर महीने के पहले हफ्ते में मिलता, जब 2 गुंडे नुमा आदमी बंगले के पीछे खाली पड़े मैदान में उससे मिलने आते। इन्हें आया सायदा पेट के डाकू कहती थी। उसकी मालकिन कभी कभी पूछती, तुम इन्हें बढ़ावा क्यों देती हो? क्या करूं मालकिन, मैं इन्हें 9 महीने पेट में रखने की सजा भुगत रही हूँ। वे इतनी बूढ़ी, बीमार और लाचार हो चली थी कि लोग ताज्जुब करते थे कि वे कैसे बसों में चढ़ती उतरती और उसी शाम दोबारा घर भी वापस आ जाती थी। और राधा के लिए गुप्त रूप से पिपरमिंट की गोलियों की एक पुड़िया लाती थी। गुप्त रूप से इसलिए क्योंकि उसे अक्सर हिदायत दी जाती थी कि बच्चों को कोई गंदी सड़ी चीज़ खाने को ना दी जाए। एक दिन वह सायदा पेट गई, लेकिन शाम को वापस घर नहीं लौटी। राधा छज्जे पर खड़ी उसका इंतजार करती रही। दूसरे दिन भी वही नहीं लौटी। राधा ने रोना शुरू किया। उसकी माँ और घर के अन्य लोग भी बहुत परेशान हुए। कहने लगे, वे कहीं गिर गिरा के मर ना गई हो। बहुत बेवकूफ़ है ना। ताज्जुब यही है कि इससे पहले यह क्यों नहीं हुआ, या उसने अचानक लंबी छुट्टी करने का इरादा कर लिया होगा। उसे निकाल देंगे। इसके बिना भी तो काम चल रहा था। पुराने नौकर अपने को कुछ ज़्यादा ही समझने लग जाते हैं। उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। 3 दिन बाद आया मालकिन के सामने आकर खड़ी हो गई और नमस्कार किया। मालकिन उसे देखकर आधी खुश और आधी नाराज होने लगी। अब तुम्हें फिर कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, या तुम हमेशा के लिए चली जाओ। तुम वक्त पर घर क्यों नहीं लौटी? मालकिन ने पूछा। आया जोर से हंसने लगी। उसका काला चेहरा लाल पड़ गया और आंखों में चमक आ गई। बेवकूफ़, हंस क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हुई? आया ने चेहरा साड़ी से ढक लिया और कहने लगी, वह आ गया है। यह कहकर वह खिलखिला के हंसने लगी। कौन आ गया है? मेरा बूढ़ा। अरे कौन बूढ़ा? मालकिन ने पूछा। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, आया ने शर्माते हुए कहा। तेरा पति? हाँ। यह कहकर आया, कसम साईं, वह चाहता है कि मैं उसकी देखभाल करूं और पकाकर खिलाऊं। जब मैं घर गई तो वह वहीं था, इसी तरह बैठा था जैसे कभी घर छोड़कर गया ही ना हो। पहले तो मालकिन मैं एकदम डर गई। वह बाहर बगीचे में बैठा है मालकिन, आप उससे बात नहीं करेंगी? मालकिन उठकर बाहर गई। देखा कि रास्ते पर एक काफ़ी बूढ़ा आदमी खड़ा है। मालकिन को सलाम कर, बेवकूफ़ की तरह आंखें मत मिचमिचा, आया ने डपट कर कहा। बूढ़े ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, मुझे थामी चाहिए। आया को नाम से पुकारना सबको अजीब सा लगा। अब मैं बुढ़ा हुआ, वे मेरे लिए पकाएगी, उसे जाने दें। तुम जाना चाहती हो आया? आया ने चेहरा घुमा लिया और फिर हंसने लगी। बहुत साल पहले चला गया था। श्रीलंका के चाय के बागानों में काम करता था। क्या पता था वह लौट आएगा। सरकार ने उसे वापस भेज दिया। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? आधा घंटे बाद वह घर से बाहर आई। पति उसने बड़ी हार्दिकता से
सबसे विदाई ली, लेकिन राधा रसोई से बाहर नहीं आई। आया रसोई के पास आकर उससे बाहर आने की मन्नत करने लगी। राधा ने पूछा, क्या बूढ़ा तुम्हें लिए जा रहा है? हाँ बिटिया, बुरा आदमी है मैं। कुत्ते का घर किसने खोला? किसी ने नहीं, उसने तोड़ डाला। वे क्या चाहता है? मुझे ले जाना चाहता है। जब तक वे चला नहीं जाता मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तुम जाओ, उसके आने से पहले चली जाओ। आया आधे घंटे तक राधा के बाहर निकलने का इंतजार करती रही, फिर चली गई। दोस्तों, इस प्रकार आज की कहानी ख़त्म होती है। हम अगली कहानी में फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं।